हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट सा यूनिट जो कि 12 नंबर का है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर लास्ट तक इस वीडियो को देख लोगे, राइट? तो बिल्कुल बने रहना। दूसरी बात, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपके सामने जो बात लेकर आया हूँ वो है एक पेड़, एक ट्री जो आपको दिलाएगा 12 में से 12 नंबर, 12 out of 12 marks in your pocket after this video. So be sure that you have to be there till last. So everything you have to be listen very concentrately. You have to learn each and every concept. If after seeing this video, if you have any problem, you can write your query in your comment box. और यू जस्ट व्हाट्सएप मी, बिकॉज क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। जब तक मैं देख पाऊंगा तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। उससे बेटर है कि आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्या है वो पेड़, कौन सा पेड़ है जो आपको 12 में से 12 मार्क्स दिलाएगा? चलो आओ, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से फटाफट देखते हैं हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। देखो, पहली बात तो जो नाम है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 12 मार्क्स का यूनिट है। कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। और आपको लगता है कि अगर एक वीडियो देखने से 12 मार्क्स पक्के होते हैं तो देख ही लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने चैलेंज किया था बिजनेस स्टडीज में, वैसा ही हुआ। एग्जाम पेपर में वैसा ही आया ना, जैसा बताया था। अकाउंटेंसी में मैंने 1 शॉट डाला लास्ट का, सब कुछ वैसे ही आया ना। और ये अब हमारा इकोनॉमिक्स का वीडियो है जिसमें हम फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीटली देख पा रहे हो और लास्ट में जो मेरी 1 शॉट आएगी उसको अच्छे से देख लोगे तो आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपकी पॉकेट में, राइट? सो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये है हमारा ट्री, ये देख पा रहे हो ना, ये जो कंप्लीट ट्री जो आपको दिख रहा है, इट्स रियली अ वेरी फ्रूटफुल। मैंगो का टाइम है ना? मैंगो बिक रहे ना बाजार में बहुत। द फ्रूट विच इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स कॉल्ड मैंगो। सो आज हम इसी से रिलेटेड हम कुछ पढ़ने वाले हैं कि मैंगो का ट्री हमें क्या क्या दे रहा है, राइट? अब देखो, मैंने इसको अट्रैक्टिव इसलिए बनाया है जिससे कि आपको समझ में आए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, राइट? कितना इंपॉर्टेंट है ट्री का हमारी लाइफ में, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे टॉपिक आपकी लाइफ में, आपके एग्जाम के लिए, राइट? जितना इम्पॉर्टेंट ट्री हमारी लाइफ के लिए होता है, हमारे अर्थ के लिए होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये सारा कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है। मैं तो कह रहा हूँ वीडियो को पॉज कर करके बार बार सारे का सारा कंटेंट लिख लो कहीं पे। जब लिख लोगे तो बाद में रिवाइज करने में ईजी रहेगा, आसानी होगी, ठीक है? समझा दूंगा, फिर आराम से रिवाइज कर पाओगे ना। तो ओके, लेट अस स्टार्ट विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट। हम किससे शुरू करने वाले हैं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है एग्रीगेट डिमांड। द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर हमारी जो इकोनॉमी में प्लान डिमांड है, इतनी डिमांड होगी एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे, उसको हमने नाम दे दिया एग्रीगेट डिमांड, राइट? क्लियर है? तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस I, राइट? क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ C प्लस I ही है, इसलिए हमको C प्लस I ही करना है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू व्हाट? C प्लस I, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको ये चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करूं, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। अब जब बोल रहा हूं आएगा तो अच्छे से देख लो, है ना? देखो, सबसे पहले ये इनकम वाला लेवल है। ये आप अपने हिसाब से, मैंने 100 गैप लिया है, आप भी कोई भी गैप लेके बना सकते हो। ये सबसे पहला जो मेरा नंबर है वो 0 है, उसके बाद 100 हुआ, फिर 200, फिर 300, फिर 400, मतलब 100 गैप लेके मैंने अपना इनकम क्रिएट किया। उसके बाद मेरा कंजम्पशन है, जैसे मैंने 80 का गैप रखा है। कितने का रखा है? 80 का। तो पहला कंजम्पशन लेवल 40 है, फिर 120 है, फिर 200 है, फिर 280 है और फिर 360 है। मतलब क्या हुआ? 80 का गैप रखकर मैंने क्रिएट किया।
इसमें क्या है, क्या रहा है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आप बोलोगे सर इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन हो रहा है, जब मैं कुछ कमा ही नहीं रहा तो कंजम्पशन कहाँ से करूँगा। हाँ अच्छा ये बताओ कभी ऐसा होता है जैसे अभी लॉकडाउन आया तो हमारी इनकम जीरो हो गई थी, क्या हमने खाना बंद कर दिया था, हम भूखे मर रहे थे, मतलब भूखे मर रहे थे दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हमारा इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम अपनी बात करते हैं कि जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन था, जब हमारी इनकम लेवल जीरो हो चुका था, तब भी तो हम खा रहे थे ना, खा रहे थे या नहीं, कहाँ से खा रहे थे, सेविंग में से निकाल के। तो एक ऐसा लेवल ऑफ इनकम जब इनकम हो जाए जीरो तब भी हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एक ऐसा कंजम्पशन when we are still consuming when we have income is equal to zero, जब हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, we say that it is called autonomous consumption। after that 100 हुआ तो मेरा जो कंजम्पशन है वो 120 का हो गया, मतलब अभी भी 20 किस में जा रहा है, किस में जा रहा है, ऑटोनॉमस में जा रहा है ना। इसके बाद 200 पे 200 कंजम्पशन, 300 पे 280 का कंजम्पशन, 400 पे 360 का कंजम्पशन। लेकिन आप देख रहे हो सर ये इन्वेस्टमेंट 40 कैसे चल रहा है, इन्वेस्टमेंट सेम कैसे। और ये बताओ सर जीरो पे जब मेरी इनकम जीरो है तब भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो भाई देखो ये पहली बात तो ये वो वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जो इन्वेस्टमेंट है जिसे हम बोलते हैं नेसेसिटी ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नेसेसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज करो, तो मैंने एग्जांपल आपको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना टोरेंट के मीटर की बात करता हूँ, है ना, हमारे यहाँ पर जनरली टोरेंट चलता है या फिर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जितने भी हैं। तो आपका क्या हुआ, जब आपकी फैक्ट्री बंद थी, जब आपका बिजनेस बंद था, तो क्या उस समय पर बिजली का बिल नहीं आ रहा था? सर आ तो रहा था, लेकिन आप तो कंज्यूम ही नहीं कर रहे थे, फिर भी आ रहा था। हाँ सर आ रहा था। इसका मतलब वो क्या था, वो था फिक्स चार्ज, मतलब आप कंज्यूम करो या मत करो इतना तो चार्ज जाएगा ही जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो वो इसलिए मैंने कांस्टेंट रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कोचिंग सेंटर है, अब मैं उस कोचिंग सेंटर पे 2 बच्चे पढ़ा रहा हूँ और रेंट दे रहा हूँ कितना, 50,000 का। लेकिन उसी जगह पर अगर मैं उसी कोचिंग सेंटर में अगर मैं 50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तब भी 50,000 का रेंट है। ऐसा थोड़ी कि वो मना कर देंगे भाई ऐसा करो, अब ना 50 हो गए बच्चे तो अब 1 लाख का रेंट हो जाएगा, होगा ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कैसा रखा है, सेम रखा है। अब हमारा जो फॉर्मूला है एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने का, वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो लेट अस राइट 40 + 40 इट बिकम्स 80। नाउ 120 + 40 इट बिकम्स 160, then 240, then 320, and after that 400. I hope it is clear. Clear है ये पक्का to all. Now this is called tabular representation of aggregate demand. ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा स्केड्यूल हो गया। अब चलते हैं हमारे ग्राफ की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये हमारा y एक्सिस जो एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस जो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर दैट सबसे पहले जो कांस्टेंट लाइन आप देख रहे हो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो कांस्टेंट है इसलिए क्या गया, पैरेलल टू x एक्सिस गया। कंजम्पशन कहाँ से शुरू हो रहा है, 40 से, और मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है 40, इसलिए उसी पॉइंट से कंजम्पशन को शुरू किया और धीरे धीरे क्या हुआ, कंजम्पशन 80-80 गैप से बढ़ने लगा तो हमने इसको बढ़ा दिया, राइट। आफ्टर दैट अब ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितने से बढ़ गया, 80 से। 80 के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो बी श्योर कि आपको एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन का जो ग्राफ है वो पैरेलल बनाना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि पैरेलल क्यों बनाना है, क्योंकि डिफरेंस दोनों का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना डिफरेंस, इसलिए कही जाएगी पैरेलल जाएगी। तो देखो ये वाली लाइन बना दी हमने क्या, इसके पैरेलल। लेकिन आप ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इट इज कॉल्ड, ये क्या है, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कौन सा पार्ट है ये, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब हमारी इनकम लेवल 0 था, हम फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई वाला पार्ट।
तो अब ये क्या कहता है, द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब कितना एक इकोनॉमी ने कितना प्लान किया है कि तीनों सेक्टरों को मिला के हम कितना सप्लाई कर पाएंगे, क्या तीनों सेक्टर को मिलाकर एक अकाउंटिंग ईयर में हम कितना सप्लाई कर पाएंगे, वी से दैट एग्रीगेट सप्लाई, राइट। किसमें, इकोनॉमी में। ये भी प्लान्ड है और ये भी प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है, प्लान्ड है। हम प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ओके, नाउ अब इसका भी हमने क्या, जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होता है। कैसे जानेंगे इस बात को, देखो ये इनकम, मैंने ग्राफ सेम लिया है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आप भी सेम ग्राफ लीजिएगा, जितने भी ग्राफ्स आएंगे सब में सेम सेम बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इनकम सेम वाला, कंजम्पशन सेम। अब देखो जब मेरी इनकम 0 थी और मैं कंज्यूम कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, डिसेविंग, तो 40 मैंने क्या कर दिया, माइनस का एस हो गया, क्या हो गया, माइनस का 40, मतलब डिसेविंग हो गया। जब मेरी इनकम 100 हुई फिर भी मैं 120 कंजम्पशन कर रहा था, इसका मतलब माइनस का 20, क्या हो गया ये, माइनस का 20, है ना, क्लियर है। उसके बाद मेरी इनकम 200 हुई, मैंने 200 कंज्यूम कर लिया तो मेरा सेविंग हो गया 0। मेरी इनकम 300 हुई और मेरा जो कंजम्पशन है वो 280 हुआ, तो मेरा सेविंग कितना हुआ, 20। मेरी इनकम 400 हुई तो मेरा कंजम्पशन 360 था, तो मैंने सेविंग कितनी करी, 40 की। अब हम इससे निकालेंगे एग्रीगेट सप्लाई। क्या निकालने वाले हैं, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक लेवल देख रहे हो ये वाला, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। जिस लेवल पे इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाए उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जितना कमाया उतना कंज्यूम कर लिया, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। It is a point where income is equals to consumption and saving is equals to 0। एक ऐसा लेवल जहां पे क्या होता है, सेविंग 0 हो जाती है और इनकम किसके बराबर हो जाता है, कंजम्पशन के बराबर, राइट। तो देखो 40 और ये माइनस का 40, इट बिकम्स 0। 120 में से 20 गया, इट बिकम्स 100। 200 में से 0 गया, बिकम्स 200। 280 plus 20 it becomes 300 and 360 plus 40 becomes 400। एक जादू नहीं हुआ, वो ये हुआ कि सर इनकम और एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर आ रहा है। हाँ बिल्कुल बराबर ही आता है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, राइट। क्लियर है टू ऑल। अब देखो आगे, अब क्या हुआ, अब इसका मैं बताने वाला हूं, स्केड्यूल पढ़ लिया, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा वाई एक्सेस, ये हमारा वाई डैश एक्सेस, कौन सा एक्सेस, वाई डैश एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। अब देखो सबसे पहले मैंने बनाया एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ, देख रहे हो सर ये एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ बीचों बीच से क्यों निकाला, देखो जहां पर मेरा इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है ना, इसका मतलब दोनों जगह पर डिफरेंस बराबर बराबर चल रहा है, तो बाइसेक्टर हो जाएगा किसका, 90 डिग्री का। इसलिए ऑलवेज बिकम्स 45 डिग्री। ध्यान रखना जब ग्राफ बनाने को आएगा तो एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ 45 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। आफ्टर दैट कंजम्पशन सेम उसी वाला रहेगा, 40 से शुरू हो रहा है, ये हमारा कंजम्पशन है, ठीक है। सेविंग नेगेटिव से शुरू हो रही है, माइनस के 40 से, तो हमने माइनस का 40 देख लिया, ठीक है। क्लियर है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अब मैंने बनाया है, आपको स्केल से बनाना है, तो आपको ये वाला जो गैप है और ये वाला जो गैप है हमेशा बराबर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 40 का और ये भी 40 का, दोनों सेम ही तो है ना, इसी दोनों का डिफरेंस भी कैसा होना चाहिए, सेम। आफ्टर दैट ये जो पॉइंट देख रहे हो जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन से बाइसेक्ट हो गया, मीट कर गया, ये पॉइंट जहाँ पे सप्लाई 0 सेविंग 0 है उसको हमने नाम दिया ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है ये ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, along with that
इट इज सेविंग इक्वल्स टू 0। जब सेविंग क्या होगी 0, एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम किसके बराबर हो जाएगा, कंजम्पशन के बराबर, उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, जिसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल बेस्ड को पार्ट आएगा, उसको बहुत ध्यान से देख लो। क्या, कंजम्पशन फंक्शन और लीनियर कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, एंड तक बने रहना है, राइट। चलो अब बात करते हैं हमारे कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन को ही बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टेंडेंसी टू कंज्यूम, राइट। अब देखो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, मतलब कितनी इनकम के बढ़ने पर कितना कंजम्पशन हम कर रहे हैं या कितनी इनकम पर कितना कंजम्पशन हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन फाइंड करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये दो टाइप के होते हैं। पहला है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है पहला, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो अब ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ये कहता है कि इट शोज हाउ मच इनकम इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर अपनी कितनी इनकम को कंज्यूम कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आइज क्लोज करो, याद करो क्या बताया, एक कंज्यूमर अपनी कितनी इनकम को कंज्यूम कर रहा है उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, राइट। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया, कंजम्पशन अपॉन इनकम। अलोंग विद दैट हम यहां चलते हैं कहां पर, एमपीसी पर, जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या कहता है, इट शोज द अमाउंट ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, मतलब कितना एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाया और कितना एडिशनल इनकम खर्च किया कंजम्पशन पे। आपकी जो एक्स्ट्रा पैसा आपने कमाया, जो पिछले साल से इस साल बढ़ा या पिछले महीने से इस साल बढ़ा, तो जो इतना कितना बढ़ा, उसमें जो कितना जो बढ़ा है वो कितना खर्च किया है आपने कंजम्पशन पे, राइट। मीन्स इट शोज द अमाउंट ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। एडिशनल इनकम मतलब एक्स्ट्रा इनकम, उसी के बाद जो आपने एक्स्ट्रा लेबर एंगेज करके जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई, उससे भी तो आपने खर्च किया होगा ना, तो कितना कंजम्पशन पे खर्च किया उसे निकालने के लिए हम बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज कॉल्ड डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, राइट। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अगर हम ये बात करें कि एपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूं जो 2 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है या न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीसी इज इक्वल्स टू 1। एपीसी 1 कब होगा, जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा। क्या, जब हमारा इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा तब एपीसी क्या होगा, 1। इसी को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा तब एपीसी 1 होगा, मतलब जब हमारा जितना भी हम कमा रहे हैं, जब हम उतना उतना खर्च कर लेंगे अपने ऊपर ही, उसको हम बोलेंगे एपीसी इक्वल्स टू 1, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। उसके बाद एपीसी नेवर बिकम्स 0। एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, एपीसी 0 क्यों नहीं सकता, एज कंजम्पशन नेवर बिकम 0। भाई एपीसी 0 इसलिए नहीं हो सकता कि कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आती जब हम कंजम्पशन करना छोड़ दें। हमारी इनकम 0 होने पर भी हम कंजम्पशन करते हैं, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, है ना। इसलिए एपीसी नेवर बिकम्स 0। इसके ऊपर कंडीशनल क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अच्छे से देख लो, कंडीशनल क्वेश्चंस इसके ऊपर बनकर आएंगे, इसलिए ढंग से देखना है ना। अब सेम बात करते हैं एमपीसी की भी। तो एमपीसी इक्वल्स टू 1 व्हेन एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। जितना एक्स्ट्रा कमाया वो सारा का सारा खा लिया, खर्च कर लिया, दैट इज कॉल्ड एपीसी क्या हो जाएगा, 1। ये मैं फिर बोल रहा हूं, इनको ढंग से याद करना है,
ढंग से, क्योंकि इनके ऊपर कंडीशनल क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इनके ऊपर आएंगे, इनको ढंग से देख लो, ठीक है। MPC इक्वल 0, MPC 0 कब होता है? व्हेन एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, जितना भी एक्स्ट्रा कमाया वो सबका सब क्या कर दिया? सेव कर दिया। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? MPC इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेविंग फंक्शन। अभी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं सेविंग फंक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव। उसे क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब हमारा कितनी इनकम पर कितना मैं सेव करूंगा, दैट इज कॉल्ड माय प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है APC कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा है MPS कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अभी APS क्या होता है? हाउ मच इनकम इज सेव्ड बाय अ कंज्यूमर। कितनी इनकम एक कंज्यूमर सेव कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। सिमिलरली MPS क्या होता है? ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू सेव हिज फ्रॉम एडिशनल इनकम। जितना एडिशनल इनकम उसने कमाया उसमें से वो कितना सेव करना चाहता है, उसे हमने क्या नाम दे दिया? MPS नाम दे दिया। क्लियर है? तो देखो MPS का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। कितने इनकम के चेंज आने पर कितना सेविंग में चेंज आया, उसे हमने क्या नाम दे दिया? MPS। और इनकम के चेंज होने पर इनकम कितनी इनकम पे कितना सेव कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो APS ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे क्वेश्चन फिर बनता है कंडीशनल क्वेश्चन, असर्शन रीजन, कि APS जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। APS हमेशा क्या होता है? 1 से कम ही रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि एज होल इनकम इज नॉट सेव। जितना आप कमा रहे हो उतना सेव नहीं कर सकते, क्योंकि कंजम्पशन भी करना पड़ेगा। तो जितना कमाया उतना का उतना सेव कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कंजम्पशन तो करोगे ना। इसलिए भी से दैट APS जो है वो ऑलवेज कैसा होता है? लेस देन 1 होता है, ठीक है। क्या? APS सेविंग। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अपने MPS की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर वो 1 के इक्वल होगा, इसका मतलब है जितनी भी एडिशनल इनकम है वो सब सेव कर दी। और अगर 0 हुआ, इसका मतलब जितनी भी एडिशनल इनकम है वो सब कंज्यूम कर दी। भाई MPS का मतलब अगर MPS 0 हुआ तो सारी की सारी एडिशनल इनकम क्या कर दी? खाली कंज्यूम कर ली। और MPS अगर 1 हुआ तो जितनी भी एडिशनल इनकम थी वो सबको क्या कर दी? सेव कर दी, ठीक है। क्या कर दी? सेव करके रख ली, ठीक है। उसे हमने क्या नाम दे दिया? MPC और सॉरी MPS, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी खास बात, वो क्या है? देखो अब कुछ मैं नॉर्मल चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला LCF, LCM नहीं, LCF, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या? इसके ऊपर न्यूमेरिकल आना ही आना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो क्या है ये? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है कंजम्पशन इक्वल्स टू C पर बार, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B कॉल्ड MPC इनटू इनकम। लेकिन ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्यों यूज करते हैं? कि अगर हमें कभी, देखो अब इतनी सारी टेबल तो नहीं बनाऊंगा ना, और उसने मुझे बोला भाई 2000 वाले इनकम लेवल पे मैं कितना कंज्यूम करूंगा ये निकालो, तो क्या टेबल बनाऊं पूरी 2000 तक की? नहीं ना, इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करूं? तो उसके लिए मैं यूज करता हूं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, अगर ये निकालना है तो मैं कहूंगा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं या करूंगा, उसको निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले को यूज करूंगा। अब लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? C मतलब कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब C पर बार
प्लस बी, बी इज कॉल्ड एमपीसी। ये क्या है? एमपीसी इनटू इनकम। ये जो फॉर्मूला पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, राइट। तो आगे लीव नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है LSF, लीनियर सेविंग फंक्शन। क्या? लीनियर सेविंग फंक्शन। ये कहता है कितनी कौन सी इनकम पर, अगर सपोज करो कोई इनकम दे दी, तो बताओ 50,000 वाली इनकम पर मैं कितना सेव करूंगा, ये निकालो। तो कितना सेव करूंगा एट एनी इनकम लेवल, तो वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं लीनियर सेविंग फंक्शन का। क्या? कितने लेवल ऑफ इनकम पे, मतलब कितने इनकम लेवल पर या कौन से इनकम लेवल पर मैं कितना सेव करने वाला हूं, इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लीनियर सेविंग फंक्शन। एट एनी लेवल ऑफ इनकम अगर वो हमें बोले कि सेविंग निकालो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? LSF, लीनियर सेविंग फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है? S मतलब सेविंग इक्वल टू C पर बार, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 1 प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब MPS, 1 माइनस MPC इक्वल्स टू MPS ना, इसलिए 1 माइनस बी मतलब MPS। आप इसकी 1 माइनस बी की जगह पे MPS भी लिख सकते हो, इनटू हमारा इनकम, राइट। फॉर्मूला अभी क्वेश्चंस करेंगे तो कर लोगे ना सॉल्व, याद हो जाने चाहिए माइंड में, याद होंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमारे पास हम लोग जो आगे टॉपिक पे चलने वाले हैं वो है हमारा MEI और ROI की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, जरूर आने वाला है। एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि मैं जहां पे सेव करने जा रहा हूं वहां पे कितना पैसा मुझे रिटर्न में आएगा। वो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में मैं लगाने जा रहा हूं पैसा, उस प्रोजेक्ट से मेरे पास कितना रिटर्न आएगा, कितना पैसा आएगा, कितना रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उससे मैंने बोला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट मुझे कितना कमा के देगा, दैट इज कॉल्ड MEI। और दूसरा है ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई मेरे पास पैसा, तो जैसे मैं बिजनेसमैन अगर कोई होगा तो अपना पैसा तो लगाता नहीं, दूसरों का पैसा लेके लगाता है। तो जब पैसा दूसरी जगह से लूंगा तो वहां पर इंटरेस्ट क्या दे रहा हूं, और मेरा जो मैं जहां पे पैसा लगाऊंगा वहां से इंटरेस्ट क्या मिलेगा। इन दोनों के बीच में अगर MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा है और ROI छोटा है तो अच्छी बात है ना। क्यों? क्योंकि मैंने सपोज करो मिस्टर शर्मा से 10,000 रुपये उधारी पे लिए और मिस्टर वर्मा पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मिस्टर वर्मा ने मुझे बोला कि भाई तुम्हें मैं इस पर 2% की ब्याज दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने पता करा मिस्टर शर्मा कितने की ब्याज लेंगे, उन्होंने बोला 5% की ब्याज लूंगा। तो ये बताओ क्या मुझे ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर 2% की ब्याज मिल रही है और मैं ले कितने पे रहा हूं, 5% की इंटरेस्ट पर? इसका मतलब ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। इसके ऊपर फिर से कंडीशनल क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका जो ROI है वो इतना % है और MEI इतना है, तो इन दोनों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। क्लियर हो गया। MEI का मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं जहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ वहाँ से कितना रिटर्न आएगा, और ROI का मतलब जहाँ से पैसा लूंगा वहाँ से कितना इंटरेस्ट, वहाँ पे कितना इंटरेस्ट दूंगा। तो इन दोनों में MEI ज़्यादा होना चाहिए और ROI कम होना चाहिए। अगर ये कम है, कम ब्याज पे पैसा लेके ज़्यादा ब्याज पे दे रहा हूँ, इसका मतलब जो मुझे डेविएशन आ रहा है ना, ये मेरा फ़ायदा है, राइट, प्रॉफिट है। तो यही होना चाहिए, इसलिए हम इसलिए बोलते हैं कंडीशन MEI इज ऑलवेज ग्रेटर देन ROI होना चाहिए। अगर ये कम है तो दिक्कत है, इक्वल है तो भी दिक्कत की बात है कि बराबर ही, अगर सब कुछ बराबर ही रहेगा तो फिर हम काम क्यों कर रहे हैं। जब प्रॉफिट जीरो ही रहेगा तो मेहनत किस लिए करी थी, है ना, हाँ ये ना। अच्छा, इसी बात से याद आया कि अब इतना सब कुछ, इतने मेहनत लगी इसको बनाने में, तो शेयर तो बनता है ना, एक लाइक भी बनता है और कमेंट भी बनता है, तो प्लीज़ ज़रूर करिए, है ना। ओके, आफ्टर दैट लेट अस गो फॉर एक्जेंटे और एक्जेंट और एक्सपोस्ट। एक्जेंट का मतलब क्या है? प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्जेंट बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एक्जेंट, एक्जेंट क्या है, एक्सपोस्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। तो एक्जेंट का मतलब है प्लान्ड सेविंग, कि हमने कितना सेविंग के लिए प्लान किया था या कितना इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया था। और एक्सपोस्ट का मतलब है कि एक्चुअल सेविंग कितनी करी या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमने कितना करा। एक्चुअल पोस्ट है मतलब बाद में, और
एक्सेंट मतलब क्या है, प्री है, प्री, पहले प्री, एक्सेंट, एक्सपोस्ट मतलब पोस्ट वाला पार्ट, बाद वाला, इसलिए एक्सपोस्ट हमेशा एक्चुअल होता है और एक्सेंट मतलब प्लान्ड होता है। उसके साथ साथ वी हैव एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं कि एपीसी प्लस एपीएस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको ध्यान से याद कर लो कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। इसको ढंग से माइंड में फीड कर लो। आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव, मैंने आपको बताया था एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। अलॉन्ग विद दैट अभी आप जो देख पा रहे हो ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अलॉन्ग विद दैट एक पार्ट और रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए कि एक डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री का जो हमारा एमपीसी है वो कैसा होना चाहिए। तो हम ये बोलेंगे, जनरली हम ये टेंडेंसी पे चलते हैं कि जो पुअर है वो क्या करता है, जितना कमाता है उतना कंज्यूम कर लेता है ना, और जो अमीर है, रिच है, वो जितना कमाता है उतना कंज्यूम नहीं करता, वो सेविंग भी करता है। इसलिए जो एमपीसी ऑफ पुअर है वो हमेशा ज़्यादा होता है एमपीसी ऑफ रिच से। इसलिए अगर क्वेश्चन आया कि एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में अगर एमपीसी को फाइंड करना हो तो किसका एमपीसी ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे एक डेवलपिंग कंट्री का एमपीसी ज़्यादा होगा, क्योंकि एमपी डेवलपिंग मतलब जहाँ पर गरीब लोग भी होंगे, है ना। तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते होंगे, सारा का सारा जितना कमाते हैं वो सब कंज्यूम कर लेते होंगे, इसलिए एमपीसी वहाँ का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में। किसी कंट्री के कंपेयर में, डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में। दूसरी बात, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो एक वीडियो को और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत जो बचा हुआ पार्ट है ना, अभी कुछ पार्ट रह गया है, जैसे मल्टीप्लायर रह गया है, राइट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन रह गया है, और एक्सेस डिमांड एक्स सप्लाई रह गया है। अलॉन्ग विद दैट कि इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल से ये मुझे कराने, तो दैट इज कॉल्ड इन सेकंड वीडियो, वो आपको सेकंड वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए इसको ढंग से देख लिया ना, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से सारे के सारे नोट कर लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो जो कल तक बहुत जल्दी आ जाएगी। ये अभी बहुत लेट नाइट पर डाल रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं डाल दूंगा, और अच्छे से इसको कर लेना, राइट। आई होप यू डूइंग इट। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।